नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस ग्रुप बलवंत पे। और मैं बलवंत सर आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पे। आइए, बहुत ही बढ़िया तरीके से और बहुत ही प्यारे तरीके से हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा बायोलॉजी का सेशन चल रहा है। इसके अंदर हमारी आज 9वीं 10वीं क्लास होगी, जो आप देख सकते हो किस तरीके से बहुत बढ़िया तरीके से आपको एक एक चैप्टर करवाया जा रहा है। यानी रेलवे एलपी टेक्नीशियन जो है, एलपी और टेक्नीशियन की जो भर्ती आएगी उसके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी लगभग 60-70 हज़ार के लगभग वैकेंसी जो आने वाली है उनके लिए साइंस पहले से तैयार कर लो, क्योंकि ज़्यादा एग्ज़ाम जब होगा यानी भर्ती निकलने के बाद आपका ज़्यादा टाइम आपको नहीं दिया जाएगा। जो भी बच्चे आईटीआई कर रखे हैं, जिन्होंने बीटेक की हुई है, जो भी पीसीएम से है या पॉलिटेक्निकल का डिप्लोमा कर रखा है, वो एलपी टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल होते हैं। कुछ एलपी के लिए होते हैं और आईटीआई वाले एलपी और टेक्नीशियन सभी के लिए होते हैं, आपको पता भी होगा। अगर आप ग्रुप डी की भी तैयारी कर रहे हो तो उसके अंदर भी 15 नंबर की, जिसमें से 6 7 8 नंबर की लगभग बायो पूछे जाने की संभावना है, तो वो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। और याद नहीं होता तो आराम आराम से देखिए, साथ साथ में याद हो जाएगा। ठीक है। कल हमने किया था विपाचन क्या होता है, इसके बारे में सारी बातें हमने पढ़ी थी। ठीक है। कौन सी है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती है, जैसे दांत के बारे में, जीभ के बारे में। और आज हम स्टार्ट करते हैं जैसे हमने कल किया था उसको रेगुलर करके हुए। थोड़ा सा मैं आपको पहले बता देता हूँ। भी हमने पढ़ा पहले बकल केविटी, बकल केविटी के अंदर केविटी। ठीक है, तो बकल केविटी हमने पढ़ा। ठीक। तो उसके अंदर हमने कुछ बातें पढ़ी थी। मुख गुहा, यानी भोजन मुख गुहा से स्टार्ट होता है पचना। ठीक है। तो मुख गुहा के अंदर हमने दांत पढ़े क्या होते हैं। ठीक है। जीभ पढ़ी क्या होता है। यहाँ पर एक चीज और ऐड कर दें, यहीं पढ़ देते हैं। यहाँ पर एक लार ग्रंथि आकर भी मिलती है। क्या मिलती है? लार ग्रंथि। तो कई बार पूछा जाता है भी लार ग्रंथि सोदा क्या है। ठीक है। बक्कल केविटी में कौन सी ग्रंथि या कौन सा रस भोजन के साथ आके मिलता है, तो लार रस मिलता है। ठीक है, देखते हैं। तो हम पढ़ेंगे आज लार के बारे में। लार ग्रंथि यानी स्लेवरी ग्लैंड के बारे में। ठीक है। जितना हो सके उतना कंप्लीट करने की सोचेंगे। ठीक। यानी लार ग्रंथि जो है, पहले बात तो लार ग्रंथि क्या, लार का स्त्रावण करती है वो तो बात अलग है। पहले बात, लार ग्रंथि की संख्या कितनी होती है, तो संख्या आपसे पूछे तो आप बता दोगे 6 होती है। संख्या कितनी होती है? 6। यानी लार ग्रंथि की संख्या कितनी है, तो 6 होती है। ठीक है। लेकिन वो कई बार ये पूछ लेता है लार ग्रंथि यानी जोड़े कितने होते हैं। ठीक है ना, तो जोड़े आपके 3 होते हैं। ठीक है ना, 3 जोड़े होते हैं। अगर लार ग्रंथि की बात करूं तो एक जोड़ा पाया जाता है जिसको हम कहते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड। एक जोड़ा पाया जाता है सब मेडुअल, सब मेडिबल ग्लैंड। और एक आपका पाया जाता है पेरोटिड ग्लैंड। यानी ये पूछो तो एक जोड़ा यानी संख्या कितनी? 2। ये जोड़ा पाया जाता है, एक संख्या कितनी? 2। आपसे कई बार पूछ लिया जाता है लिंगुअल, मतलब लैंग्वेज से याद कर लोगे थोड़ा। लिंगुअल यानी जुबान। ठीक है ना, यानी आपके जीभ के नीचे, जीभ के नीचे कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, तो आप कहोगे जीभ के नीचे में सबलिंगुअल। मेडिबल क्या होता है? जबड़े की हड्डी को कहते हैं, यानी ये मेडिबल है। इसके नीचे यहाँ पर 2 ग्रंथियां पाई जाती है, यानी जबड़े के नीचे, लोअर जा, जबड़े के नीचे। और बिसाइड द ईयर यानी कान के नीचे, कर्णफूल ग्रंथि भी कह देते हैं हिंदी में। इसको क्या कई बार क्या बोलते हैं? कर्णफूल। बाकी दोनों हिंदी इंग्लिश में याद रखना, कर्णफूल ग्रंथि भी कह देते हैं। ठीक है। तो ये भी, तो कान के
पास में पाई जाती है, यानी एक हमारे कितने कान, दो, एक कान के यहाँ नीचे पाई जाती है और एक यहाँ। कई बार आपने कनफड़ सुना होगा, ठीक है ना, कनफड़ सुना होगा। तो कनफड़ जो होता है वो भी किसके किस में होता है, पैरोटिड ग्लैंड जो होती है उसके अंदर सूजन आ जाती है, इन्फ्लामेशन आ जाती है, तो उसे हम कहते हैं कनफड़। ठीक है, तो कनफड़ वो होता है। क्लियर है। तो कर्णफूल ग्रंथि, क्लियर है। सबलिंगुअल यानी नाम आपको याद हो गए। जीभ के नीचे कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, सबलिंगुअल पाई जाती है। जबड़े के नीचे कौन सी पाई जाती है, सब मेडिबल पाई जाती है। कान के पास में ग्रंथि को कर्णफूल यानी कान के नीचे, ठीक है ना, या कान के यहाँ पर पाई जाती है, उस ग्रंथि को हम क्या कहते हैं, लार ग्रंथि। कई बार हमने जोर से किसी को थप्पड़ मारा या थप्पड़ खाया हो तो लार निकल जाती है ना। तो वो लार निकलने का कारण क्या है, वो डिपेंड है, क्योंकि यहाँ पर जोर पड़ता है तो लार आत्री। ठीक है, तो यह तो ग्रंथियों की बात हो गई, ये तो क्या होगी, ग्रंथियों की बात हो गई। ठीक है, बात करते हैं लार ग्रंथियां करती क्या है। तो लार ग्रंथियां लार स्त्रावित करती है। लार ग्रंथियां क्या करती है, ठीक है, ये सभी ग्रंथियां, ये सभी ग्रंथियां लार का, सलीवा का, लार का स्त्रावण करती है। ठीक है, तो ये सभी ग्रंथियां क्या करती है, लार का स्त्रावण करती है। क्या करती है, लार का स्त्रावण करती है। ठीक है, तो यानी लार क्या होती है, आपसे पूछे सलीवा क्या होती है। ठीक है, यह एक तरल पदार्थ है, तरल पदार्थ ही होता है लार, और क्या होता है ना, मुंह में आती है। ठीक है, लार पदार्थ, और यह इसका काम होता है भोजन को पाचन करना। ठीक है, और लार का दूसरा काम होता है हानिकारक जीवाणुओं वगैरह को नष्ट करना, भोजन में आए हानिकारक जीवाणु को नष्ट करना इसका काम होता है। ठीक है, क्या करना, नष्ट करना इसका काम होता है। 1.5 लीटर प्रतिदिन, 1.5 लीटर पर डे के हिसाब से ये क्या होती है, स्त्रावण होता है इसका। यानी एक दिन में कितनी नार का स्त्रावण होता है, 1.5। बाकी डिपेंड करता है, ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, ज़्यादा कैसे हो सकती है, बोलो जी, जैसे ही आप मतलब आपको खाना पकवान जो है आपको बहुत अच्छा लगता है, उसकी जैसे ही आपको क्या आ जाए, सुगंध आ जाए, तो लार ऑटोमेटिक स्त्राव, मुंह में पानी आ गया। ठीक है ना, मुंह में पानी आ गया तो वो 1.5 लीटर पानी आता है दिन में मुंह में। ठीक है ना, जीभ को, मुख को साफ करने में भी सहायता करती है। लार का जो पीएच मान होता है, लार का जो पीएच वैल्यू होती है वो 6.5 लिखा मिलेगा आपको। 6.5 यानी 6 से नीचे, 7 से नीचे जिनका होता है वो क्या होती है, अम्लीय होता है, और 7 से ऊपर होता है वो क्षारीय, और 7 क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, आपको पता भी है। तो 6.5 यानी 7 से कुछ के नीचे है, बोले अच्छा जी, तो यह अम्लीय प्रवृत्ति की होती है। स्लाइटली, स्लाइटली एसिडिक यानी अम्लीय प्रवृत्ति की होती है। तो लार किस प्रवृत्ति की, अम्लीय, कितनी, 1.5 लीटर। ठीक है, पीएच मान 6.5। ठीक, अगर लार की हम कंपोजिशन देखें तो लार मान लो 100% जितनी स्त्रावित हुई, तो उसका कहीं 98 दिया होता है, कहीं 99 दिया होता है, कहीं 95 दिया होता है। तो पुरानी किताबों के अंदर 95% दिया हुआ है और ये 5% दिया हुआ है। 95% इसके अंदर क्या पाया जाता है, तो जल पाया जाता है, यानी पानी। 95% लार के अंदर पानी होता है। पानी कितना होता है, पानी 95% होता है। ठीक है ना, 5% इसके अंदर एंजाइम और खनिज लवण व खनिज सोल्ट जो हमारे हैं वह एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बनेगा लार के अंदर कितने % पानी होता है। तो 95 आई तो ठीक है, नहीं तो आप 99 भी लिख सकते हो अगर 99 ऑप्शन में दिया हो तो। ठीक है, और 1% इसमें एंजाइम पाए जाते हैं नई बुक के हिसाब से, और पुरानी बुक के हिसाब से एनसीईआरटी के 95% और 5% का डाटा मिलता है। ठीक है, तो 100% में से 95 जल होता है इसके अंदर और 5% एंजाइम होते हैं। ठीक है, तो लार के अंदर एंजाइम जो होते हैं,
लार के अंदर जो एंजाइम होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो एक तो होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या होता है? लाइसोजाइम। और ये जो लाइसोजाइम है इसका कार्य क्या है? तो लाइसोजाइम हानिकारक जीवाणुओं वगैरह को मारने का काम करता है, यानी हानिकारक है, हानिकारक पूरा नहीं लिख के मैं ये हानिकारक है जीवाणु वगैरह जो भोजन के साथ आते हैं, जीवाणुओं को मारने का काम करता है। ठीक है ना? तो लाइसोजाइम आपसे पूछे, लाइसोसोम सेम काम करता है, लाइसोजाइम सेम काम करता है ना? लाइसोसोम क्या करता है? कोशिका के अंदर जीवाणुओं को मारता है। और लाइसोजाइम क्या करता है? मुख के अंदर। आपने भोजन लिया, चाहे आप कितना भी धो निचो के खा लो, ठीक है ना, आपने कितना भी हाथ धोया, जैसे डेटोल भी कहती है 99% कीटाणुओं का खात्मा, 1% तो फिर भी बच गए। यानी जैसे ही आपके मुख के अंदर भोजन जाता है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ कीटाणु वगैरह, वायरस वगैरह या प्रोटोजोआ वगैरह आपके लार के अंदर जाने का काम करते हैं। लार के अंदर वो जाएंगे, सॉरी मुख के अंदर जाएंगे भोजन के साथ, और मुख के अंदर जैसे भोजन के साथ जाते हैं तो क्या होगा? अब आपने भोजन को चबाया नहीं, सीधा निकल गए तो सीधा के सीधा आमाशय में चला जाएगा वो कीटाणु जीवाणु वगैरह। लेकिन आपने भोजन को सही चबाया और लार पूरी तरीके से भोजन के ऊपर फैल गई, तो क्या होता है? इसके अंदर जो लाइसोजाइम एंजाइम है वो चुन चुन के क्या कर देता है? जीवाणुओं वगैरह को नष्ट करने का काम करता है। तो आप अगर भोजन को चबा के खाते हो तो आपके बीमार होने के चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरा एंजाइम पाया जाता है टाइलिन। क्या पाया जाता है? टाइलिन। ठीक है ना, जिसको हम टाइलिन, टाइलिन को सिलेवरी क्या बोलते हैं? सिलेवरी अमाइलेज भी बोलते हैं, या इसको सीधा सीधा आप कह सकते हो लार अमाइलेज। दूसरा नाम क्या है इसका? लार अमाइलेज, यानी सिलेवरी अमाइलेज इसका नाम है। ये क्या काम करता है जी? ये करता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन। ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने का काम करता है। ठीक है, यानी ये कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकता है अगर आप भोजन को सही से चबाओ तो। भोजन को चबा चबा के खाओ तो हमें क्या होता है? ये टाइलिन के द्वारा क्या किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट का 30% तक पाचन क्या किया जाता है? मुख में। आपने जितना कार्बोहाइड्रेट लिया और उसके ऊपर लार जितनी ज्यादा मिलेगी तो लार क्या करेगी? उसमें कार्बोहाइड्रेट है उसका पाचन करेगी, और जितनी ज्यादा मिलेगी उतना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा। और अच्छे से चबाया जाए भोजन को तो 30% तक, यानी आपने जितना ग्राम भी लिया उसका 30% लार के अंदर, ठीक है ना, मुख के अंदर लार के द्वारा भोजन का पाचन हो जाता है, यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है। मुख में केवल कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, याद रखना, मुख में केवल कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। सबसे पहले पाचन किसका शुरू होता है? कार्बोहाइड्रेट का। कहाँ से शुरू होता है? मुख से। किस कौन करता है? लार। लार के अंदर कौन करता है? अमाइलेज, जो आपको जिसको हमने क्या नाम दिया? टाइलिन। क्या नाम दिया? टाइलिन। तो टाइलिन कहाँ पाया जाता है? लार के अंदर। ये क्वेश्चन पूछा गया है। लाइसोजाइम कहाँ पाया जाता है? लार के अंदर। ठीक है, मुख के अंदर भोजन के साथ कौन सा एंजाइम मिलता है? टाइलिन मिलता है। लाइसोजाइम भोजन के साथ कहाँ मिलता है? तो आप कहोगे मुख के अंदर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, थ्योरी से आप कितने भी क्वेश्चन निकाल सकते हो। ठीक। तो ये एमाइलेज। भोजन के मीठे लगने का कारण क्या है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन। मुख में कितने कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है? 30% कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है। लार में कितना परसेंट पानी पाया जाता है? 95। 5% क्या पाए जाते हैं? एंजाइम। एंजाइम कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, लाइसोजाइम और टाइलिन। लार का पीएच वैल्यू कितना होता है? 6.5। लार किस प्रवृत्ति की होती है? तो आपको अम्लीय प्रवृत्ति की होती है। ठीक है, कितनी स्त्रावित होती है? 1.5 लीटर स्त्रावित होती है। और ये एक तरल पदार्थ है जो हानिकारक जीवाणुओं वगैरह को मारने का काम करता है। लार की संख्या कितनी होती है? लार ग्रंथि की 6, और जोड़े में कितनी होती है? 3। तो ये लार था जो आपके लार ग्रंथि, जो क्या है? मुख गुहा से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? मुख गुहा से। जैसे आपकी एक यहाँ पर ग्रंथि है, ठीक है ना, और एक आपकी जीभ के नीचे यहाँ पे ग्रंथि है, और एक आपकी यहाँ पे ग्रंथि है। ये सारी की सारी कहाँ जुड़ी होती है? ठीक है, ये
इधर आके मुख में लार गिराएगी, ये लार गिराएगी, जीभ को उठा के अब देख लो आप, जीभ जैसे ही उठाओगे नीचे पानी आ जाता है, तो वो पानी नहीं है, वो लार ग्रंथि से द्वारा स्त्रावित की गई लार है। और लार का कुछ काम और है, दांतों को साफ रखना, मुख को एसिडिक नेचर प्रोवाइड करवाना भी लार का ही काम है, दांतों को साफ रखने का काम, ठीक है। और मुंह को अंदर अम्लीय प्रवृत्ति बनाए रखना, क्योंकि हमारा दांतों का जो है पीएच वैल्यू, अगर हमारे मुख का पीएच वैल्यू 6 से कम हो जाता है, 6 से कम हो जाता है, तो दांतों का क्षरण होना या दांतों को खराब होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए हमें पानी ज़्यादा पीना चाहिए। जब पानी अगर आप कम पियोगे तो लार के अंदर 95% जो जल है वो घट जाएगा, जिसके कारण हमारे शरीर के अंदर जो है जल की कमी आएगी। जल की कमी आने के कारण लार में जल की कमी आएगी, और हमारे मुख के अंदर जो पीएच वैल्यू होनी चाहिए 6.5 वो घटकर नीचे आ जाएगी, और नीचे आने के बाद दांत भी खराब होने शुरू हो जाएंगे। ध्यान रखें इस बात का। क्लियर है? सुबह सुबह खट्टे पदार्थ नहीं खाना चाहिए खाली पेट, बिल्कुल भी। हो जाएगा। तो ये क्या है, मान लो सब मेडुअल ग्लैंड है, ये सब लिंगुअल ग्लैंड है, ठीक है, ये पैरोटिड ग्लैंड है। अब शब्द आता है एक, हमने पढ़ा मुख, मुख के बाद आता है ग्रसनी, मुख के बाद क्या आता है, ग्रसनी, ठीक है ना, यानी फेरिंक्स या ग्रसनी, ठीक। कॉमन पैसेज ऑफ एयरवे एंड फूड पाथ, आप कह सकते हो कॉमन पैसेज एक संयुक्त संरचना है जहां पर भोजन नलिका और श्वास नलिका दोनों मिलती है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे एक भोजन नलिका व श्वास नलिका, विंड पाइप जो होती है, श्वास नलिका का संयुक्त भाग, कॉमन पैसेज संयुक्त भाग जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं। मुख के बाद यहाँ पर जो है, मुख के बाद क्या है, यहाँ पर जो है ग्रसनी कहलाती है, ठीक है ना। इसमें पाचन क्रिया संभव या नहीं होती है, ठीक है। इसमें एक मांस का टुकड़ा पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस कहते हैं। एपिग्लोटिस शब्द आया हुआ है, एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस, ग्लोटिस का मतलब गला, है ना। एपिग्लोटिस एक मांस का टुकड़ा पाया जाता है, इसके अंदर सारे कुछ बताऊंगा, आप लिखो एक बार, ठीक है। ये क्या करता है, भोजन को निगलते समय, भोजन को निगलते समय श्वास नलिका, विंड पाइप जो होती है, श्वास नलिका को बंद करने का काम करता है, ठीक है, बंद करने का काम करता है क्या, एक मांसपेशियों का टुकड़ा है। इस प्रकार से आप डायग्राम समझोगे तो यहां से आया मामला और ये यहां तक गया, मान लो, ठीक है। ये सांस और ये बक्कल कैविटी, ये गला हो गया, ठीक है। अब देखो ये क्या है, आपकी मुख गुहा है, और ये तो क्या है, मुख गुहा है, और ये क्या है, आपकी श्वास नलिका यानी नेजल कैविटी है, नासिका है, ठीक है। तो यहाँ से तो सांस आ रहा है और यहाँ से क्या आ रहा है, भोजन आ रहा है, दोनों का कॉमन पैसेज है, उसे हम क्या कहते हैं, बोलो जी, हम उसे कहते हैं, हम उसे कहते हैं ग्रसनी, ठीक है। और ग्रसनी के यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये दो भाग हो जाएंगे, आगे कितने भाग हो जाएंगे, दो भाग, ये लो, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, ठीक है। ये आगे क्या हो जाएंगे, दो भाग हो जाएंगे। ये कितने भागों में बंट गई, आगे दो भागों में। अब जहां तक ये दोनों भागों में नहीं बंटी ना, वहां तक का भाग गर्सनी कहलाता है, यानी इस भाग को हम गर्सनी कहते हैं। क्या कहते हैं, गर्सनी कहते हैं। समझ में आई बात।
अब यहाँ पर एक मांस का टुकड़ा पाया जाता है, यहाँ पर क्या पाया जाता है कि मांस का टुकड़ा पाया जाता है। तो ये कौन सा भाग है? ठीक है, ये होता है आपका श्वास नलिका, जिसको हम विंड या श्वास नलिका कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या पाया जाता है? ये होती है आपकी फूड पाइप, फूड पाइप होती है। ठीक है, फूड पाइप होती है, यानी आगे हमारी श्वास नलिका, जहाँ पर हाथ लगा कर देखो, ये होते हैं ना एपिग्लोटिस। क्लियर हो गया? ये होता है टेटुआ वेटुआ पाया जाता है, एडम एप्पल, वो तो बाद की बातें हैं, सांस श्वास वाले में। यहाँ पर एक क्या पाया जाता है कि मांस का टुकड़ा पाया जाता है। यहाँ पर क्या पाया जाता है कि मांस का टुकड़ा पाया जाता है। जैसे ही आप मान लो, जैसे ही क्या करोगे, भोजन को निगलने की कोशिश करते हो, तो पहले सांस यहाँ से जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, सांस इस रास्ते से जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे ही आपने भोजन निकला, तो भोजन क्या करेगा, इसके ऊपर गिरेगा और ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और भोजन कहाँ जाएगा, सीधा यहाँ चला जाएगा। अगर भोजन गलती से भी श्वास नलिका में चले गया, श्वास नलिका में चले गया, तो हमें पता है फेफड़े भोजन का पाचन नहीं करते, फेफड़े भोजन का पाचन नहीं करते। तो क्या होगा, उसको निकालने का भी प्रोसेस है। यहाँ पर एक कोरोना नाम की एक क्या पाई जाती है, एक सेंसिटिव, बिल्कुल सेंसिटिव जगह होती है, पार्ट होता है कि यहाँ पे टी पॉइंट होता है एक ट्रेकिया का। ठीक है ना, ट्रेकिया का टी पॉइंट होता है वहां पे। तो वहां पर जो सेंसिटिव मसल्स है, वो क्या करेगी, बिल्कुल उसके ऊपर जैसे ही कोई चीज टच होगी, जैसे पानी टच हो गया, जैसे आपके भोजन का टुकड़ा टच होगा, तो जोर से हमें खांसी आएगी, और फिर भोजन का टुकड़ा वापस आता है ना, तो रास्ता भूल जाता है, नाक से वापस आ जाता है। अड़सुन बोल देते हैं आप, अड़सुन बोल देते हैं, या उसको खांसी बोलते हैं, कफ बोलते हैं ना। तो वो क्या होता है, एपी, जब आप खाते खाते बात करते हो, तो बात करते समय क्या होता है, एपिग्लोटिस क्या हो जाता है, अपना काम सही से नहीं कर पाता, और ये ऊंचा रह जाता है, जिसके कारण भोजन कुछ इसमें चला जाता है, और इसमें जाने के बाद हमें खांसी आती है। याद है ना? ठीक है, आई भी होगी। तो खाते समय नहीं बोलना चाहिए, इसलिए कहा गया भी एपिग्लोटिस ये नुकसानदायक होता है। भोजन का टुकड़ा छोटा बहुत इसमें चली गई, मान लो मिर्ची, जलन होगी दूर दूर, तो इसलिए विंड पाइप। तो एपिग्लोटिस क्या करता है, भोजन को निगलते समय ये श्वास नलिका को बंद कर लेता है, और जब आप कुछ नहीं निगलते तो ये खुला रहता है, हमारे शरीर की ऑक्सीजन को यहाँ से जाने देता है। समझ में आ गई होगी बात? ठीक है, हो जाएगा, क्लियर है? तो एपिग्लोटिस टुकड़ा भोजन के निगलते समय क्या करता है, सांस नलिका को बंद, तो कहाँ पाया जाता है, ये इसका ही भाग है, किसका, यहाँ तक का भाग जो है वो क्या कहलाता है, यहाँ तक का भाग ग्रसनी कहलाता है। ठीक है ना? आगे का भाग, इसको हम कहते हैं ग्रास नली, ग्रास नली। ठीक है ना, इसको हम क्या कहते हैं, ग्रास नली। इसोफेगस, भोजन कहाँ पहुंचा, तो यहाँ पर वोकल कॉर्ड भी पाई जाती है। आपके वोकल कॉर्ड को मैं पढ़ाऊंगा वहां पे, इसमें कितने नो कार्टिलेज होते हैं, किस प्रकार के कार्टिलेज होते हैं, कैसे कैसे होती है, आवाज कैसी आती है, पतली कैसी होती है, तो वो पढ़ेंगे यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। यहाँ पर फिर बहुत कुछ ज्यादा हो जाएगा, लंबा चला जाएगा लेक्चर, नहीं तो। ठीक है ना? इसे फूड पाइप भी कहा जाता है, भोजन नलिका भी कहा जाता है, फूड पाइप भी कहते हैं। ग्रसनी का आगे का भाग है, यह भोजन को, भोजन ग्रसनी से अमाशय तक लेके जाता है, अमाशय तक है लेके जाता है। ठीक है, इसमें कोई भोजन का पाचन नहीं होता है। यह 25 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है, जो विंड पाइप की क्या है, यानी श्वास नलिका के बैक साइड बिहाइंड पीछे होती है। ठीक है, और इसमें कोई पाचन क्रिया नहीं होती, इसमें कोई पाचन क्रिया नहीं होती है, क्योंकि इसके अंदर
कोई भी ग्रंथि नहीं पाई जाती। तो इसमें कोई पाचन क्रिया नहीं होती है, तो ग्रास नली कोई पाचन क्रिया नहीं होती। यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है, पेरिस्टालसिस मोशन ये क्या होता है, यानी कर्माकुंचन गति। ठीक है, तो भोजन की, ठीक है, पाचन नलिका में, पाचन नलिका में जो गति होती है उसे हम कर्माकुंचन गति कहते हैं। ठीक है ना, कर्माकुंचन का मतलब कर्म के अनुसार चल रही है। ठीक है ना, कुंचन कर्माकुंचन ऐसे ऐसे निगलते हो आप, धीरे धीरे जाता है। भाई पाइप ऐसे सीधी हो मान लो, ऐसी सीधी नहीं है पाइप, पाइप कैसी है, ऐसी है। ठीक है, ऐसी है अंदर से। अब भोजन जैसे निकला, ठीक है ना, निगलते ही आपकी सीधी गति होती मान लो। ठीक है, तो आप निगलते निगलते धड़ाम, अमाशय में धमाके उठते, धड़ाम धड़ाम। लेकिन हम जैसे निगलते हो तो भोजन क्या करता है, धीरे 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 करके क्या है, अमाशय के अंदर पहुंचता है। तो उस गति को धीरे 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 ऐसे ऐसे गति जो जाती है उसको हम कर्माकुंचन गति कहते हैं। भी ऐसा होता नहीं, कर्माकुंचन गति नहीं होती। तो जैसे निकलते धड़ाम अमाशय में, धड़ाम अमाशय में, धड़ाम ऐसा नहीं होता, धीरे 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 चलता है भोजन, है ना। तो उसे हम कर्माकुंचन गति कहते हैं। समझ में आई होगी बात एक एक। तो ये था आपका ग्रास नली। क्या था, ग्रास नली। ठीक है, तो ये ग्रास नली था। क्लियर हो गया आपकी, कोई दिक्कत तो है नहीं, समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा लंबा टॉपिक चलेगा, 15 से 20 मिनट आराम से। जिसमें पढ़ेंगे हम अमाशय, जिसमें क्या पढ़ेंगे हम, अमाशय। अब भोजन कहाँ पहुंच गया, बोलो जी, अमाशय में। भोजन कहाँ पहुंच गया, अमाशय। मुख से चला ग्रसनी, ग्रास नली और अमाशय, स्टमच। ये थोड़ा सा लंबा है और इसको समझ लेना, नहीं तो आपके हो जाएगी दिक्कत। ठीक है, जैसे अमाशय की मैं एक संरचना बना देता हूं, आपको समझ में आई तो। ये है अमाशय। यहाँ क्या थी, ग्रास नली। क्या थी, ग्रास नली। क्लियर है, इसे बोलते हैं आप स्पिंटर। ठीक है ना, फंडस है, स्पिंटर बोल देते हैं इसे, या इसोफेगस जो आपका स्पिंटर बोल देते हैं इसको, कार्डियक सॉरी, इसे बोलते हैं हम कार्डियक स्पिंटर, यानी बंद करके रखता है ये भोजन को सोते समय। आप अगर आप मान लो इसके अंदर स्पिंटर ना होता है, एक प्रकार का बाल्ब होता है, वो नहीं होता, तो आप जैसे ही सोते तो भोजन तो मुख के अंदर अपने आप आ जाता। आप ऊपर मुंह करते मान लो, टांगों के बल सिर नीचे करके लटकते तो भोजन मुंह में आ जाता। तो ऐसा नहीं होने देता। जो क्या लगा होता है इसमें, एक ढक्कन सा लगा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वाल्व कहते हैं, स्पिंटर कहते हैं। ठीक है, तो ये जो हिस्सा है इसको अलग अलग भागों में अगर हम बांटें तो इसको बोलते हैं कार्डियक। कार्डियक, ठीक है ना, यानी ये हृदय के पास का भाग है, कार्डियक इसलिए बोल दिया इसको। इस भाग को बोलते हैं फंडस। क्या बोलते हैं, फंडस। ठीक है, और ये जो भाग है ना, ये वाला भाग, इसको बोलते हैं पायरिक। ठीक है, और ये भाग जो बीच में, ये कहलाता है बॉडी। क्या कहलाता है, बॉडी कहलाता है। और इस बॉडी की यहाँ पर संरचना अगर देखो आप, यहाँ पर इस संरचना देखो तो यहाँ पर कुछ क्या पाई जाती है, ये अमाशय की वाल है, जिसके यहाँ पर, जिसके यहाँ पर, जिसके यहाँ पर, ठीक है, कुछ पाई जाती है जिनका नाम होता है
जठर ग्रंथियां, गैस्ट्रिक ग्लैंड, जठर ग्रंथियां। ठीक है। और ये आगे का भाग जो होता है ये जुड़ा होता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से। देखो, ग्रास नली, मुख से ग्रसनी, ग्रास नली से भोजन किस में इंटर कर गया? अब इस माध्यम से अमाशय में, और अमाशय के बाद में कहा जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत के अंदर जाएगा। बोले जी ठीक है। बीच में 3 से 4 घंटे कहाँ रहेगा? इसके अंदर रहेगा। तो ये है अमाशय, आपका क्या है? अमाशय। तो आप यहां पर लिख सकते हो इस बात को, अमाशय एक थैली नुमा संरचना है, पाउच स्ट्रक्चर, थैली नुमा संरचना है। ठीक है। एक आपका जो डायफ्राम है उसके नीचे पाए जाते हैं, लेकिन ये बातें नहीं है। इसमें भोजन 3 से 4 घंटे ठहरता है। ठीक है। इसमें पाचन व अवशोषण दोनों होता है, पाचन व अवशोषण दोनों होता है। अवशोषण किसका होता है, पाचन किसका, ये समझेंगे साथ साथ में। ठीक है ना? क्या है समझेंगे साथ साथ के अंदर, क्योंकि दिक्कत हो जाएगी। एक बात लिखो, तो अमाशय में भोजन को, अमाशय में भोजन को, ये जगह बच गई थी इसलिए, भोजन को एसिडिक कायम कहते हैं, एसिडिक कायम कहते हैं। ठीक है ना? एसिडिक कायम का मतलब है भी पहले क्या था? एक तो भोजन था, आपने निगला, उसके साथ में क्या हो गया? भोजन, बोलस किस में? मुख में कहते हैं, इसमें एसिडिक कायम कहते हैं। भोजन के साथ में क्या मिल गया? HCl मिल गया, तो वो क्या कहलाया? कायम कहलाया। ठीक है ना? तो इसको क्या कहेंगे? कायम। और यहाँ नेचर कैसा होता है भोजन का? एसिडिक होता है, इसलिए एसिडिक कायम कहते हैं। आंत में क्या होता है? क्षारीय होता है, इसलिए वहां पर क्या कहते हैं? हम बेसिक या एल्कलाइन क्लाइम कहते हैं। क्या कायम कहते हैं, है ना? ठीक है, ये हो गया। देखो, और ये लिख लेना इसमें, या इसकी दीवारों पर, दीवार या इसकी मांसपेशियों में जठर ग्रंथियां पाई जाती है। इसकी मांसपेशियों में जठर ग्रंथियां पाई जाती है। ठीक है ना? ये दीवार है इसकी, मान लो। ठीक है। तो इसकी जो दीवार है या वॉल जिसको हम बोल देते हैं, तो इसके अंदर क्या है? गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। क्या होती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। इसको अलग अलग, ऊपर वाले हिस्से को फंडस, मुख्य भाग जो उसको बॉडी, नीचे वाले को पाइलोरिक, पाइलोरिक कहते हैं ना, पाइलोरिक, पाइलोरिक। ठीक है। तो इस भाग को हम क्या कहते हैं? पाइलोरिक कहते हैं। क्लियर हो गई बात? समझ में आई होगी। ठीक है। तो ये बीच वाला भाग क्या कहलाता है? बॉडी कहलाता है। नीचे वाला पाइलोरिक कहलाता है। ऊपर कार्डियक कहलाता है, फंडस। और ये जो आपका है ग्रास नली के साथ वाला हिस्सा जो जुड़ा होता है वो किस हिस्से से जुड़ा? कार्डियक। आपसे पूछ ले स्मॉल इंटेस्टाइन से आमाशय का हिस्सा भाग जुड़ा होता है, उसे क्या कहते हैं? तो पाइलोरिक कहते हैं। ठीक है। और बीच के हिस्से को बॉडी कहते हैं, और ऊपर जो थोड़ा सा उभरा हुआ नजर आएगा उसे हम फंडस कहते हैं। ठीक है। इन सभी के अंदर क्या पाई जाती है? कुछ ग्रंथियां पाई जाती है। ठीक है। अब लिखते हैं आप गैस्ट्रिक ग्लैंड, जठर ग्रंथियां, यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी जठर ग्रंथियां। ठीक। तो जठर, गैस्ट्रिक ग्लैंड, जठर ग्रंथियां, यह
अमाशय में पाई जाती है या अमाशय की दीवारों पर पाई जाती है। ठीक। करती क्या है जी? गैस्ट्रिक यानी जठर रस का स्त्रावण करती है। जठर रस का स्त्रावण करती है। जठर रस किससे मिलकर होता है? एंजाइम और HCl से मिलकर बना होता है। ठीक है ना। तो बात करें गैस्ट्रिक ग्लैंड की। ठीक। तो ये देख लो, गैस्ट्रिक ग्लैंड की बात करें तो ये देख लो, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती है इस कुछ ग्रंथियों से मिलकर ग्रंथियां बनती है, जिसके अंदर एक तो आपका आता है पेरिएटल सेल। पेरिएटल, या इसको हम बोलते हैं ऑक्सिटिक सेल। ठीक है, ऑक्सिटिक सेल। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ये किसका स्त्रावण करता है? यह है HCl का स्त्रावण करता है। ठीक है, यानी HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्त्रावण कौन सी ग्रंथियां करती है या कौन से सेल करते हैं? तो आपको ऑक्सिटिक सेल या पेरिएटल सेल नाम दे देते हैं। एक ही बात है, पेरिएटल कह दो, ऑक्सिटिक सेल कह दो। ये दोनों के दोनों क्या करते हैं? दोनों क्या है? एक ही है दोनों। मतलब ये क्या करते हैं आपके, ठीक है यहाँ लिख देता हूं मैं, ये क्या करते हैं? HCl का स्त्रावण करते हैं। तो आपसे कई बार पूछा गया HCl का स्त्रावण कहाँ से होता है? HCl की बातें तो बाद में पढ़ लेंगे, कम से कम 8-10 बातें हैं जो आपको पढ़नी है। HCl का स्त्रावण कहाँ से होता है? तो ये स्त्रावण होता है इस सेल से। ठीक है, एक एक चीज को साथ साथ में लगा के पढ़ोगे तो समझ में आएगा। दूसरा आपका होता है एक, इसको हम बोलते हैं पेप्टिक सेल, चिप सेल। पेप्टिक या चीफ मुख्य सेल, या इसको हम जाइमोजन, जाइमोजन सेल कहते हैं। ठीक है, हिंदी में लिखो तो पेप्टिक को पेप्टिक ही लिखा जाएगा, चीफ को मुख्य लिख सकते हो, जाइमोजन जाइमोजन ही होता है। तो यह जठर रस का स्त्रावण करता है। यह है एंजाइम का निर्माण करता है, का स्त्रावण करता है। और एंजाइम और HCl को मिला के ही हम जठर रस गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। एंजाइम का स्त्रावण करता है। कौन कौन से एंजाइम का स्त्रावण करता है यहाँ लिख लो, पढ़ लेंगे आगे। ठीक है, एक तो पेप्सिनोजन, किसका? पेपेसिनोजन। एक गैस्ट्रिक लाइपेज का, लाइपेज का। ठीक है, एक प्रोरेनिन का। ठीक है, किसका? पेपेसिनो, पेप्सिनोजन। गैस्ट्रिक यानी जठर लाइपेज का। और एक स्त्रावण करता है प्रोरेनिन का। ये स्त्रावण होता है, यानी एंजाइम ये यहाँ से स्त्रावण होते हैं। कुछ ग्रंथियां और पाई जाती है जिसको हम कहते हैं, जो कहलाती है आपकी इंट्रो इंट्रो इंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक, कई बार ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। यानी अतः अतःस्रावी ग्रंथियां, ग्रंथि, तो ये भी कुछ स्त्रावण करती है? बोले जी हाँ जी, ये देखो जी, एक गैस्ट्रिक हार्मोन का स्त्रावण करती है। एक आपा हिपेरिन का स्त्रावण करती है। एक सेरोटोनिन का स्त्रावण करती है। ठीक है, गैस्ट्रिक हार्मोन क्या करता है? जठर रस का स्त्रावण करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका, जठर रस का
स्त्रावण करवाता है, स्टिमुलेट करता है ये किसको, जठर ग्रंथियों को, सेल को स्टिमुलेट करेगा, तभी तो ये क्या मिलेगी, गैस्ट्रिक हार्मोन। जब उसे स्टिमुलेट करेगा, जब गैस्ट्रिक जूस आएगा, जब निकलेगा ना। हिपेरिन जो होता है एलर्जी वगैरह से बचाने का काम करता है। अब भोजन के अंदर कुछ खा लिया आपने, तो आपके अंदर क्या हो सकती है, एलर्जी हो सकती है, आपके शरीर में क्या हो सकती है, एलर्जी से बचाने का काम करता है। ठीक है। और सेरोटोनिन छोड़ दो एक बार, पढ़ेंगे बाद में पढ़ेंगे। तो हो जाएगा, बोले जी वो तो हो जाएगा क्या, ये तो नियम बन जाएगा। ठीक है। जठर रस का मतलब यहाँ समझ लो आप है, मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। गैस्ट्रिक जूस जो होता है, जठर रस किसको मिलकर कहा जाता है, तो HCl के साथ में जब क्या होते हैं, एंजाइम दोनों इकट्ठे होते हैं, तो उसको मिलाकर हम क्या कह देते हैं, जठर रस कह देते हैं, उसको क्या कहते हैं, जठर रस कह देते हैं। ठीक है, समझ में आई। दोबारा देख लो। गैस्ट्रिक ग्लैंड अमाशय के अंदर पाई जाती है। अमाशय से ये जठर रस का स्त्रावण करती है, यानी HCl और एंजाइम का स्त्रावण करती है। एंजाइम का स्त्रावण करने वाली है उस को हम पेप्टिक सेल या चीप सेल, पेप्टिक चीप या जाइमोजन सेल कहते हैं, जिससे एंजाइम स्त्रावित होते हैं। पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन, और आपका एक क्या होता है, गैस्ट्रिक लाइपेज यहाँ से स्त्रावित होता है। क्या होता है, गैस्ट्रिक लाइपेज यहाँ से स्त्रावित होता है, तो वो होता है पेप्टिक चिप। जाइमोजन यह एंजाइम का स्त्रावण करती है, पेप्सिनोजन गैस्ट्रिक। ठीक है। ऑक्सीटिन सेल जो होता है वो HCl का स्त्रावण करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, HCl का स्त्रावण किस सेल से होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, बाकी सारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। गैस्ट्रिक हार्मोन वगैरह का स्त्रावण करने का क्या, इंट्रो इंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो करती है, जो किसमें, अमाशय में पाई जाती है। जैसे हेल्प हिपेरिन का भी स्त्रावण करती है। हिपेरिन जो होता है हमारे शरीर के अंदर एलर्जी से बचाने का काम करता है। तो अमाशय के अंदर भोजन के साथ कुछ ऐसा खा लिया जिससे आपको एलर्जी है शरीर को, तो उससे बचाने का काम करेगा हिपेरिन। ठीक है। गैस्ट्रिक हार्मोन क्या करेंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती है उसको स्टिमुलेट करेंगे, उसको क्या करेंगे, उत्साहित करेंगे, किसका स्त्रावण करने के लिए, जठर रस का स्त्रावण करने के लिए। धीरे धीरे लेक्चर को अगर आप इस तरीके को और इसको पूरा का पूरा एकदम निचोड़ के पीना चाहते हो ना, तो इसका मतलब आपको लेक्चर एक बार बैक करके दोबारा देखना पड़ेगा। ठीक है। एक बार आप लेक्चर को सीधा देखिए, एक बार लेक्चर देखने के बाद दोबारा आप सही से उसको नोट्स बनाइए, तब आपके समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। उसके बाद में आप कहीं जाके कोई एकेडमी में जाके चाहे पढ़ा लेना, आपके सारी बातें आपके दिमाग से क्लियर हो जाएगी भी, आपके डाउट क्लियर कर सकते हो। बच्चे कोई भी क्लास में उठ के ये कहते सर ये बता दो, आप उस टॉपिक से रिलेटेड आराम से बता सकते हो। और उसके साथ साथ में आप ऐसी तैयारी कर लोगे, ऐसी तैयारी कर लोगे, ऐसी तैयारी कर लोगे कि आपको जीवन भर ये चीज़ें याद रहेगी। और याद रहने का मतलब है क्योंकि ये आपकी बेसिक लाइफ से जुड़ी है, थोड़ा एक्स्ट्रा इसीलिए बताया जा रहा है, आपके जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं जो आपको याद रखनी है, जो आपको याद रखनी है और आपके काम आएगी। ठीक है ना, आपके शरीर में बहुत ज़्यादा आपके लिए ये ज्ञान आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि लाइक शेयर कमेंट ही यहाँ पे बहुत आपके, लाइक जो है आपका कमेंट जो है, मैं पानी पी लो यार एक बार। ठीक है।
ये लो, अब थोड़ा अच्छे से और पढ़ते हैं। एक क्या रह गया इसमें, हाँ, एक यहाँ पर लिख लोगे आप, म्यूकस जेल सेल। म्यूकस यानी श्लेष्मा का स्त्रावण करते हैं। ठीक है, इतना लिख लेना, आगे समझा दूंगा सारी बातें। अब देखो, जठर रस, गैस्ट्रिक जूस, यानी किससे स्त्रावित होता है, तो आप कहोगे अमाशय से स्त्रावित होता है। अमाशय से स्त्रावित होता है। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, एक एक बात इंपॉर्टेंट है। आपने पढ़ी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने पढ़ी है तो हमें पता है क्या इंपॉर्टेंट है। तो जठर रस जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है, तो HCl प्लस एंजाइम से मिलकर बना होता है, उसे हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। ठीक है, तो अमाशय से स्रावित होता है और एक दिन में, सॉरी इसका पीएच वाल लिख लो आप, दिन तो ना लिखो आप, इसकी पीएच वैल्यू लगभग, गैस्ट्रिक जूस की पीएच वैल्यू जो होती है 1.5 से लेकर 1.8 होती है। यानी ये बहुत ही ज़्यादा हाईली एसिडिक होता है, यानी बहुत ज़्यादा मतलब प्रभावी अम्लीय होता है ये। ठीक है, यानी 0 से लेकर लगभग 1 के बीच में पीएच वैल्यू होती है आपकी। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, बैटरी वाले तेजाब की जो कपड़े जला देता है, उसके नज़दीक इसकी पीएच वैल्यू है। देखो, अगर ये मतलब आ जाता है, कई बार हम क्या करते हैं भी, हमें क्या तेजाब बन गया, तो HCl क्या हो, HCl अकेला नहीं, आपका गैस्ट्रिक जूस है, यानी भोजन के अंदर बना, वो ऊपर आ गया, और क्या हो गया, वो आपने ज़्यादा खा लिया या आपने कोई अम्लीय चीज़ें खाई, खट्टी चीज़ें खाई, जिसके कारण HCl ज़्यादा बन गया, या खाली पेट आपने चाय वगैरह ज़्यादा पी ली, तो क्या हो जाता है भी, उसके अंदर क्या होता है, खाने पर काम करने के तो कुछ है ही नहीं भी, खाना वाना तो है ही नहीं इसके अंदर, तो पानी पानी है, चाय वगैरह है, तो वो जूस क्या आ जाता है, ऊपर आ जाता है। और ऊपर आने के बाद वो इसोफेगस के अंदर जलन पैदा करता है, तो हम कहते हैं हमारे अंदर क्या बन गई, गैस बन गई। ठीक है ना, या हम क्या कहते हैं, तेजाब बन गया। तो तेजाब तजुब की बातें सारी समझेंगे। ठीक है, हाईली एसिडिक होता है और यह पीले रंग का होता है, पीले रंग का होता है। ठीक है, तो पीले रंग का होता है, और इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। बोलो जी, क्या पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। तो जठर रस में क्या पाए जाते हैं, देखो एंजाइम, जठर रस में एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से एंजाइम है, देखो, पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन, ठीक है, प्रोरेनिन एंजाइम, एंजाइम, ठीक है, गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम भी इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, अब ये एंजाइम इनएक्टिव होते हैं, यानी एक्टिव नहीं होते। इनको एक्टिव करने का काम जो करता है वो करता है HCl, यानी जब भी इनके अंदर क्या बनेंगे, इसके अंदर HCl मिलेगा। इन एंजाइम, ये एंजाइम किसके साथ मिल जाएंगे, HCl के साथ मिल जाएंगे। जैसे ही HCl कार्ब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलेंगे, HCl के साथ मिल जाएंगे, तो ये एक्टिव हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, एक्टिव। और ये किस में बदल जाते हैं, देख लो, एक एक बात बताऊंगा आपको। ठीक है ना, पेप्सिनोजन एक्टिव हो जाता है, क्या हो जाता है, पेप्सिनोजन एक्टिव होकर पेप्सिन बन जाता है। क्या बन जाता है, पेप्सिन एंजाइम बन जाता है। ठीक है ना, प्रोरेनिन एंजाइम होकर रेनिन बन जाता है। क्या बन जाता है, रेनिन बन जाता है।
ठीक है ना। और ये क्या है, लाइपेज हो जाता है जी, एक्टिव लाइपेज हो जाता है। क्लियर हो गई बात। अब देखो प्रोपेप्सिनोजन जो है HCl के साथ पेप्सिन, प्रोरेनिन जो है वो रेनिन में बदल गया, और गैस्ट्रिक लाइपेज है वो एक्टिव लाइपेज में बदल जाता है। तो HCl के साथ तो पेप्सिन, प्रो आपसे पूछे पेप्सिनोजन कहाँ पाया जाता है, तो इसके अंदर, ठीक है ना। और प्रोरेनिन कहाँ पाया जाता है, तो ये रेनिन में बदलता है। किसके साथ मिलता है, जब इस पे HCl क्रिया करता है तो ये रेनिन में बदल जाता है। ठीक है, अब सारी बातें इसकी क्लियर कर देता हूँ मैं यहाँ पर। अब देख लो, पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन का पाचन करता है, और प्रोटीन को किस में बदल देता है, पॉलीपेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड या पेप्टाइड में बदल देता है। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड या पेप्टाइड में, यानी प्रोटीन का पाचन करता है और पॉलीपेप्टाइड किस में बदल जाता है, प्रोटीन किस में बदलता है, पॉलीपेप्टाइड या पेप्टाइड में बदल जाता है। अच्छा जी। रेनिन क्या करता है, मिल्क के अंदर पाए जाने वाला कैसिनोजन, कैसिनोजन, कैसिनोजन का पाचन करता है। ठीक है ना, कैसिनोजन शर्करा जो पाई जाती है किसके अंदर, इसमें, और इसको बदलता है कैल्शियम पेराकेसिनेट में, कैल्शियम पेरा कैसिनेट में बदलता है। ठीक है ना, तो यानी रेनिन किसका पाचन करता है, तो आप कहोगे मिल्क, दूध का पाचन करता है। बच्चों में ज्यादा स्रावित होता है, ये किसका, दूध का पाचन करता है, का पाचन करता है। ठीक है ना, और ये बच्चों में ज्यादा पाया जाता है, बच्चों में ज्यादा पाया जाता है, याद रख लेना। ठीक है ना, बच्चों में दूध का पाचन कौन करता है, या कैसिनोजन का पाचन कौन करता है, दूध के अंदर पाई जाने वाली शर्करा जो है कैसिनोजन, उसका पाचन कौन करता है, रेनिन करता है। ये हो गया HCl। ये क्या करता है, फैट का पाचन करता है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में स्रावित होता है। फैट को ये फैटी एसिड में बदलता है, ये बहुत कम स्रावित होता है, ना के बराबर, बहुत कम स्रावित होता है। बात समझ में आ गई। देखो, प्रोपेप्सिन एंजाइम HCl के साथ पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करेगा, प्रोटीन को पेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। प्रोरेनिन यानी रेनिन दूध का पाचन करता है, दूध के अंदर कैसिनोजन, और इसको किस में बदलता है, कैल्शियम पेराकेसिनेट के अंदर। गैस्ट्रिक लाइपेज बहुत कम मात्रा में स्रावित होता है, ना के बराबर होता है, कई बार तो इसको माना भी नहीं जाता, लेकिन फैटी एसिड बहुत कम स्रावित होता है। सॉरी, ये बहुत कम स्रावित होता है, कौन सा, लाइपेज, जो फैट को किस में बदलता है, फैटी एसिड में बदलता है। ठीक है, तो ये मामला तो हो गया यहाँ पे। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ HCl। ठीक है ना, HCl की जो बातें हैं वो यहाँ क्लियर करते हैं। ठीक है, HCl, इसकी फुल फॉर्म होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो हाइड्रो, और ये कहाँ पाया जाता है, अमाशय में, अमाशय में से स्त्रावित होता है, और अमाशय की कौन सी, ऑक्सटीन सेल से। ठीक है ना, इसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो होती है, इसकी पीएच वैल्यू लगभग 2.5 से 3, 2.5 से लेकर 3 पीएच वैल्यू होती है इसकी। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है ये भी क्या होता है, हाईली एसिडिक होता है, हाईली एसिडिक यानी बहुत ज़्यादा अम्लीय होता है। ठीक है, और HCl की मात्रा बढ़ जाए, अगर ज़्यादा हो जाए तो हमें हो जाती है एसिडिटी, एसिडिटी। ठीक है, जिसको हम अम्लीयता बोलते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है HSSC के अंदर भी बहुत बार, अम्लीयता बोलते हैं। और अम्लीयता को दूर करने के लिए हम क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोराइड जो है उसकी गोली खाते हैं, जिसको एसिलोक कहा जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोराइड की गोली खाते हैं हम,
यानी टेबलेट लेते हैं, जिसको हम एसिड लोग कहते हैं, ठीक है ना। तो यानी कोई क्षारीय पदार्थ खाते हैं, हम क्या खाते हैं, क्षारीय पदार्थ खाते हैं, जैसे बेकिंग सोडा वगैरह होता है, मीठा सोडा भी अगर लोगे आप तो भी आपकी क्या हो जाएगी, एसिडिटी दूर होने की संभावना होती है। यानी क्षारीय जिसकी पीएच वैल्यू 7, 8, 9 के करीब होती है, यानी जितना आप अच्छा क्षार लोगे तो क्या हो जाएगी, अम्ल है, और अम्ल और उसके उधर क्षार है, यानी 7 से ऊपर वाला क्षार है और 7 से नीचे वाला अम्ल है। जब क्षार अम्ल के साथ मिलेगा तो उसकी पीएच वैल्यू क्या हो जाएगी, बीच में आ जाएगी, दोनों के क्या आ जाएगी, बीच में आ जाएगी, जो पीएच वैल्यू क्या हो जाती है, ऊपर हो जाती है। यानी बहुत कम पीएच वैल्यू से जब ऊपर होगी तो एसिड कम हो जाएगा, फिर क्षार की तरफ बढ़ने लगेगा, न्यूट्रल से क्षार की तरफ बढ़ने लगेगा, तब हमारे शरीर के अंदर क्या हो जाती है, एसिडिटी कम हो जाती है। इसलिए हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोराइड जो है एक प्रकार का बहुत प्रबल क्षार है, जिसका प्रयोग करते हैं, हरे रंग की गोली आती है ऐसी लोग, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोराइड है। हाइड्रोक्लोराइड जिसके पीछे लिखा हो तो वो अम्लीयता दूर करने के काम आ सकता है, ठीक है। तो HCl, इसके कार्य क्या है, इसका कार्य एक तो जठर रस के एंजाइम को, जठर रस के एंजाइम को एक्टिवेट करना, ठीक है। दूसरा इसका काम होता है हानिकारक जीवाणु जो आ जाते हैं भोजन के साथ उसको मारना, भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणु नष्ट करना, ठीक है ना, हानिकारक कीटाणु वगैरह जो आते हैं उनको नष्ट करना। दूसरा सलीवा जो लार लार जो एंजाइम थे, टाइलिन एंजाइम, यानी टाइलिन का कार्य समाप्त कर देता है, ठीक है। तीसरा काम इसका है भोजन को अम्लीय नेचर प्रदान करना, रोटिंग यानी भोजन को प्रिवेंट फूड फ्रॉम रोटिंग, यानी भोजन को सड़ने से बचाना, 3, 4 घंटे भोजन पड़ा रहेगा सड़ जाएगा, तो इससे बचाने का काम भी HCl करता है। सलीवा के अंदर जो टाइलिन था, उस टाइलिन का काम अमाशय में जाके क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, क्योंकि HCl क्या होता है, एसिडिक नेचर प्रोवाइड करवाता है, तो एसिडिक पे टाइलिन क्या करता है, काम नहीं करता, वो स्लाइटली एसिडिक होता है, उस पर काम करता है। यानी उसका वैल्यू जो होता है टाइलिन का 6.5, यानी 6 और 7 के बीच पीएच वैल्यू पे काम करता है। पीएच वैल्यू क्या होगी, बहुत कम हो गई, यानी जठर रस की पीएच वैल्यू कितनी होगी, 1.5 से 1.8 हो गई, तो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया, यह मामला एसिडिक हो गया, तो टाइलिन काम करना बंद कर देता है। और HCl क्या करता है, भोजन में उपस्थित जो कीटाणु विटाणु जीवाणु है उनको नष्ट करेगा, और जठर रस क्या करेगा, एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, जठर रस के एंजाइम को एक्टिवेट करेगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसका फुल फॉर्म है, अमाशय में होता है, 2.5 से 3 पीएच वैल्यू होती है। HCl एसिडिक अम्लता है, एसिडिक HCl की मात्रा बढ़ जाने से क्या हो सकती है, आपके शरीर में एसिडिटी हो सकती है, जिसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोराइड से दूर किया जाता है। HCl बढ़ने का कारण हो सकता है आपकी अनियमितता, यानी आपकी आदत, आपकी सुबह सुबह ज़्यादा चाय पीना, खाली पेट, सुबह सुबह पेट को खाली रखना, भोजन वगैरह टाइम पे नहीं करना, क्योंकि HCl जो होता है अपनी एक आदत बना लेता है, और जिस समय आप डेली भोजन खाते हो उस समय ये स्रावित होना शुरू हो जाता है, अभी अब भोजन आएगा, तो अगर आप उस समय भोजन नहीं करते हो, ठीक है, उस समय भोजन नहीं करते हो, कभी आप 2 बजे खाना खाते हो, कभी 9 बजे खाते हो, कभी 5 बजे खाते हो, कभी 8 बजे खाते हो, कभी 10 बजे खाते हो, कभी 12 बजे खाते हो, तो ये हमारी दिनचर्या बदल जाती है, और बदलने के कारण HCl के अंदर गड़बड़ी आ जाती है। तो गड़बड़ी होने के कारण ये पहले या बाद में स्रावित होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण भी आपको एसिडिटी होने की संभावना हो सकती है, ठीक है। खाली पेट आपको खट्टे पदार्थ जिसके अंदर अम्लीयता होती है, एसिडिक होते हैं, जैसे आपके नींबू हो गया, मौसमी हो गया, किन्नू हो गया, या ऐसे पदार्थ जिनके अंदर विटामिन C की मात्रा भरपूर होती है,
तो वो क्या होते हैं, उनके अंदर अम्ल भी भरपूर होते हैं, क्योंकि अम्ल खट्टे होते हैं, तो खट्टे पदार्थों में जो उनका नेचर होता है वो अम्लीय होता है। तो आप सुबह सुबह खाली पेट बिल्कुल भी खट्टे पदार्थ न खाएं। ठीक है, तो ये हो गया आपका मामला सेट। अब देख लो, अमाशय से कुछ अवशोषण भी होता है। अमाशय से में अवशोषण, तो अमाशय से बहुत कम, अमाशय से बहुत कम अवशोषण होता है। अमाशय से क्या होता है, बहुत कम अवशोषण होता है। ठीक है ना, और अमाशय से बहुत कम अवशोषण होता है, तो कुछ अवशोषण होता है, वो देखते हैं क्या होता है। कुछ यानी जल का अवशोषण हो जाता है, कुछ ज्यादा आपने जल वगैरह लिया है तो जल का अवशोषण हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर ज्यादातर मादक पदार्थ जो होते हैं, जैसे आपका एल्कोहल का अवशोषण हो जाता है। ठीक है, दवाइयाँ जितनी भी खाई आपने उसका अवशोषण हो जाता है। ड्रग्स आपने लिया, नशीली वस्तुएं कोई भी लिया आपने, ना ड्रग्स लिया, उसका अवशोषण हो जाता है। चाय वाय वो जो होती है उनके अंदर जो पदार्थ होते हैं उनका, विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन जो होते हैं उनका अवशोषण हो जाता है। ठीक है ना, यानी ए व बी व सी विटामिन, बी व सी विटामिन यहाँ से अवशोषित हो जाते हैं। ठीक है ना, B12 का याद रख लेना, B12 विटामिन पूछा गया है एक बार, अवशोषण हो जाता है। तो बहुत ही कम अवशोषण होता है, लेकिन कुछ जल का अवशोषण हो जाता है। नशीले पदार्थ, मादक दवाइयाँ वगैरह, ड्रग्स वगैरह, जल में घुलनशील विटामिन और B12 विटामिन जो होता है उनका क्या हो जाता है, अवशोषित हो जाते हैं ये। ठीक है ना, और सिंपल शुगर जो होती है, यानी ग्लूकोज का, यहाँ पर जितनी भी आपको ग्लूकोज मिलेगी, ग्लूकोज का अवशोषण हो जाता है। ठीक है, तो ये बात आपने जरूर पढ़ी होगी कहीं ना कहीं। नहीं पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है, आपको बताता हूँ, क्वेश्चन आया हुआ है और बहुत बढ़िया तरीके से आया हुआ है। यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, देखो, जल, अल्कोहल, दवाइयाँ वगैरह 15 मिनट के बाद ये अवशोषित हो जाते हैं। जैसे डॉक्टर ने कोई टेबलेट दी और भोजन तो 3-4 घंटे इसके अंदर रहेगा, बाद के अंदर कहाँ जाएगा, आपने जो भी खाया वो 3-4 घंटे के बाद आपको भूख लगती है, तो बमाशय खाली होने के कारण लगती है। आपको देखा भी होगा भी 3-4 घंटे बाद हमें भूख लगती है, तो 3-4 घंटे में अमाशय खाली हो जाता है, भोजन छोटी आंत में पहुंच जाता है। 3-4 घंटे तक अगर आपने दवाई ली और 3-4 घंटे बाद आंत से अगर दवाइयाँ अवशोषित होती, तो मान को सोच के, तो आपका सर दर्द अब कर रहा है और आपने एक टेबलेट ले ली और 3 घंटे बाद आपको आराम आना शुरू हुआ, डॉक्टर कहता है 10-15 मिनट बाद में आराम आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो वो अमाशय से ही टेबलेट जितनी भी होती है या गोलियां जितनी लेते हो वो होना शुरू हो जाता है। 15 मिनट बाद आप कोई नशीली पदार्थ लेते हो तो 10-15 मिनट बाद आपको नशा होना शुरू हो जाता है, तो वो भी किसके कारण होता है, क्योंकि अमाशय से ही अवशोषित हो जाते हैं। एल्कोहल ली, मान लो ऐसा होता भी अमाशय से अवशोषित नहीं होता और भोजन 3-4 घंटे ही अमाशय में ठहरता, उसके बाद आंत के अंदर जाके अवशोषित होती, तो दिक्कत क्या आती, बोलो दिक्कत ये आती जी, बोलो जी आप पार्टी में जा रहे हो, कोई हो सकता है आप किसी शादी में जा रहे हो और शादी में जा रहे हो तब क्या अल्कोहल ले लेते। ठीक है, बोले जी पार्टी में जाएंगे और माला वाला पहना के फिर शुरू करेंगे प्रोग्राम। ठीक है, गाड़ी में बैठ के, तो आपको जब तक अल्कोहल ले लिया आपने, मतलब पैक सैक लगा लिए, और उसके बाद में 3-4 घंटे बाद नशा होता है, यानी बनड़े के तो फेरे ही हो लिए उस, यानी उस फेरे होने के बाद नशा होता भी हम अब नाचेंगे, तो ऐसा सिस्टम नहीं है ना। यानी दारू जो है या लिक्कर जितनी भी है, कोई भी नशीली पदार्थ है, दवाइयाँ ड्रग्स वगैरह जो होती है, उनका अवशोषण
10-15 मिनट के बाद शुरू हो जाता है अमाशय से। यानी 15 मिनट में आप 15 मिनट तक अकेली एक बोतल भी खींच जाओ तो भी आपको हाथों हाथ नशा नहीं होगा। 15 मिनट बाद पता चलेगा भी क्या होने वाला है आपके साथ, आपका हालात क्या होगा, कौन सी नाली में पड़े मिलोगे आप। ठीक है, तो ये होता है। तो 15 मिनट बाद के लगभग अवशोषित होना शुरू हो जाता है, चाहे अल्कोहल हो, चाहे जल हो, दवाइयाँ हो, ड्रग्स वगैरह हो। क्योंकि जल भी अवशोषित हो जाता है, ज़्यादा जल होता है वो अमाशय से अवशोषित हो जाता है। ताकि आपने देखा होगा भी, आपने अभी भी फिल्टर वाला पानी पिया और अब 15-20 मिनट या आधे घंटे बाद आपको पेशाब की जुलाब लग जाती है, तो वो अवशोषित कहाँ से हो रहा है? जल, अमाशय से। दवाइयाँ असर करना शुरू हो जाती है। याद करने का तरीका ये, ठीक है ना। ड्रग्स, जल में घुलनशील विटामिन बी और सी दोनों अवशोषित हो जाते हैं। ग्लूकोज, आपने तत्कालीन ऊर्जा के लिए, भागने दौड़ने के लिए ग्लूकोज खाकर धावक भागते हैं या खेलते हैं, तो वो 10-15 मिनट बाद क्या हो जाती है? हमारे शरीर को एनर्जी दे देती है। क्योंकि ग्लूकोज सिंपल शुगर है, सिंपलेस्ट शुगर है, जो यूनिट है किसकी? कार्बोहाइड्रेट की। वो जो शुगर है वो अमाशय से अवशोषित होकर लीवर के पास चली जाएगी और ब्लड के अंदर मिलकर आपको हाथों हाथ सेल तक पहुंचा देगी और आपको हाथों हाथ एनर्जी क्या होगी? महसूस होगी। चाय के अंदर जो होता है, ठीक है ना, और कॉफी के अंदर कैफीन होता है, मादक पदार्थ है एक प्रकार का, जो भी क्या हो जाता है? अमाशय से अवशोषित हो जाता है। तो ये बातें थी, ठीक है, अमाशय से अवशोषित हो जाता है। यहाँ पर कुछ फिर मैं बात बता देता हूँ, इतनी देर में आप भूल गए होंगे तो, ठीक है। अमाशय जो होता है, फिर मैं बता देता हूँ, भोजन कितने घंटे ठहरता है? 3 से 4 घंटे ठहरता है। ठीक है, 3 से 4 घंटे ठहरता है। ठीक है। अमाशय के अंदर एंजाइम कौन से पाए जाते हैं, तो आपसे पूछा जाए तो एंजाइम कौन से पाए जाते हैं? तो पेप्सिन, ठीक है, रेनिन। ठीक है, पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। और रेनिन किसका करता है? दूध के अंदर कैसिनोजन जन शर्करा जो होती है, कार्बोहाइड्रेट, उसका पाचन करता है। ठीक है ना। अमाशय के अंदर क्या पाया जाता है? HCl पाया जाता है, जिसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? 2.5 से 3 पीएच वैल्यू होती है। ठीक है। अमाशय के अंदर क्या पाया जाता है? जठर रस, जठर रस पाया जाता है, यानी HCl के साथ, जिसकी पीएच वैल्यू टोटल मिला के कितनी होती है? 1.8 से लेकर 2 पीएच वैल्यू के करीब होती है। 1.5 से 1.8 तक पीएच वैल्यू होती है। ठीक है। जठर रस जो होता है उसका रंग कैसा होता है? तो पीला होता है। रंग कैसा होता है? पीला होता है। ठीक है। ठीक है। अमाशय में भोजन को, अमाशय में भोजन कायम कहलाता है, कायम या एसिडिक कायम कहलाता है, अम्लीय कायम कहलाता है। ठीक है। ऑफलाइन में होता है तो और मजा आता है और आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिलती, क्योंकि ऑनलाइन में बॉन्डिंग सी होती है कुछ। तो मोटी मोटी 3 से 4 घंटे ठहरता है। पेप्सिन, रेनिन, कैसिनोजन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जठर रस, गैस्ट्रिक कितना होता है? रंग पीला होता है। अमाशय में भोजन कायम कहलाता है। ये बातें आपने पढ़ी होगी। ठीक है। इससे अलावा आपने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा। ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर है। तो आज के लिए फिर इतना ही है। ठीक है। लेक्चर 1 घंटे से ऊपर चला गया है, क्योंकि अगला स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम अगर पेंक्रियास स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर भी 15-20 मिनट से ऊपर लगेंगे। अगर हम लीवर स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर भी, लीवर के अंदर मैं 2-5 मिनट लगाऊंगा लेकिन पितरस के अंदर आपको कम से कम 10-15 मिनट लगाने पड़ेंगे। छोटी आंत, बड़ी आंत, सारा कुछ करेंगे तो 1 घंटे का और लेक्चर आपका रहता है। वो अगले लेक्चर में हम समाप्त करेंगे इसको। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। भगवान आपका भला करे, जल्द से जल्द आपको एक प्यारी सी नौकरी दे और जल्द से जल्द आप का फ्यूचर एक खुशहाल हो। धन्यवाद। तेरा